जन्मपत्र्यां यत्र स्थाने ग्रह भवति तत्र तेषां लग्नानां ध्रुवांकान् सम्मेल्य तदेव आयुर्ज्ञेयम्। जन्मपत्री में जिस स्थान में जो ग्रह विराजमान है तत्र तेषां लग्नानां ध्रुवांकानां, उन ग्रहों के उन राशियों का जो ध्रुव अंक निश्चय कर दिया गया है उन अंकों को लिख करके सम्मेल्य उन सबको मिला दीजिएगा तो तदेव वही उस लग्न में पैदा उस बच्चे के आयु करके निश्चय कर लेना, आयुर्ज्ञेयम। जैसे आपने देखा इन्होंने पहले श्लोक में ये बता दिए थे, राशि आदि के अनुसार क्रमांक दे दिया था उन्होंने। मेष का 10, वृषभ का कितना था? मेष का 10, वृषभ का 6, मिथुन का 20 और कर्क का 5 और सिंह का 8, कन्या का 2, तुला का 20, वृश्चिक का 6, धनु 10, मकर 14, कुंभ 3 और मीन 4। अब मान लिए किसी भी लग्न के लग्न कुंडली बना दीजिएगा और उसमें लग्न लिख करके गणित के अनुसार जो ग्रह स्पष्ट आए हुए हैं उसके अनुसार मान लीजिए, जो दृष्टांत दिए उसके अनुसार मकर लग्न है, बाकी भावों का संख्या लिख दीजिए। लिखने के बाद अब उस समय में जो ग्रह स्पष्ट बाकी गणित करने जा रहे हैं प्रत्येक ग्रह का, तो कौन सी राशि में कौन सा ग्रह था, कितने अंश कितने इत्यादि ग्रह जो वर्णन के अनुसार ये दिखा रहे। यहाँ कुंभ में बुध था, बृहस्पति, मीन में शनि बैठा हुआ है, मीन में शनि बैठा हुआ है, 1 में केतु, अतः 7 में वहाँ राहु, सूर्य और मंगल 2, 4 में कर्क राशि में, 5 में चंद्र, बुध और ये आपके दृष्टांत है। अब यहाँ पर आप क्रम से ग्रहों का नाम लिखिएगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब ये सूर्य कहाँ है? 4, माने कर्क राशि में। कर्क राशि में अंक क्या दे यहाँ पर? कर्क में 5 अंक है ना, ध्रुवंक 5 है, तो सु के सामने में 5 लिख दीजिए। चंद्र कहाँ है? सिंह राशि में, 5 में ना यहाँ, तो सिंह राशि का क्या था? 8, चंद्र के सामने लिखिए 8। मंगल भी है कर्क में 4 में, यहाँ 4 में क्या है क्रमांक? 5 है, ध्रुवांक आपका 5 है। बुध भी सिंह राशि में है इसलिए ध्रुवांक हो गया 8, ठीक है। गुरु आपका है कुंभ राशि में, 11 में कुंभ का क्या है यहाँ पर? 3 है, तो गु के सामने लिखिए 3 ध्रुवांक। और शुक्र ये भी है आपका सिंह राशि ध्रुवांक है 8। शनि है आपका मीन का क्या है? 4 से ध्रुवांक आ जाएगा 4। और राहु है तुला में, तुला का ध्रुवांक कितना है? 20। और केतु है मेष में, मेष का ध्रुवांक कितना है? 10। ये 10 कुल कितना हो जाएगा? मिलकर के 71 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी कुंडली में जो ग्रह किस राशि में है, भाव नहीं देखना, ये प्रथम भाव कहा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव के अनुसार नहीं, ये अंक जो है राशि के मुताबिक है।
तत्त राशियों का जो ध्रुवांक दिया गया है वो तत्त ग्रहों के सामने में राशि के मुताबिक ध्रुवांक लिख दीजिए, कुल मिला दीजिएगा, सम्मेल्य जो अंक आया वो इस बालक का जन्म के आयु का हो गया अंक। जो जन्म हुआ है बालक का उसका आयु 71 हो गया। ये जो है लग्नानुसारेण जो ध्रुवांक तय हुआ है, राशि ध्रुवांक के आधार पर आपके आयु गणित हो गया। ये प्रक्रिया है। लग्नानुसारेण बना लो, फिर जिस राशि में जो ध्रुवांक तय हुआ था उस ध्रुवांकों को तत्व ग्रहों के सामने रख करके मिलान कर दीजिए, कुल जो आगे संख्या वो आयु गणित हो गया। अब ये जो आयु अभी आया है आपके सामने में, लग्नानुसारेण आया है 71, वारानुसारेण मान के चलते हैं सोमवार तो 84 है ना, और राशि के मुताबिक इस बालक का राशि क्या है, सिंह राशि। सिंह राशि में कितना बताया था, अधिकतम 65। अब देखो 5 4 9 1 10 0 1 हो गया, 8 2 16 और 6 22 हो गया, 220। इसको 3 में भाग कर दो, है ना, 3 7 21, 2 में गया 10, 3 तिया 9, फिर 10 आएगा, 3 3 3 आगे चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या मानेंगे, इसको 73 मानेंगे। क्यों, 5 के ऊपर होता है तो 74 माना जाता है, दशमलव 5 से ऊपर होगा तो, 5 से नीचे तो पूर्वांक लिया जाता है। अतएव अब 4 आयु आपको मिल गया। प्रथम आयु आपका बनता है न्यूनतम संख्या जो यहाँ पर 50, ये न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु। ये आपका होता है मध्यम आयु, ये हो गया पूर्ण आयु, और ये जो आपका आया है एवरेज जो निकाला है वो इन सभीयों में से बीच में इधर आ गया, इसका कहता है दंडांतर। इसको ही अल्प मृत्यु भी कहते हैं। न्यूनतम 65, अधिकतम 84, मध्यम 71 और गंडांतर जो अल्प मृत्यु योग है वो 73। और अधिकतर लोग 73 में मर जाएंगे, आगे 84 तक जाएंगे नहीं। ये अल्पायु अल्प मृत्यु जो है ना वो खतरनाक चीज़ होती है, वहाँ बचना मुश्किल होता है। बचने की संभावना है तो वे डॉक्टर लोग ही मार डालेंगे। तो डॉक्टरों की गलतियाँ हो जाती कुछ ना कुछ, और कहते हमसे क्या हो, हमने तो पूरी कोशिश की, ऐसे ही कहेंगे वो। इस प्रकार से प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। अतः द्वितीयोध्याय, अब गणित का प्रधान है यहाँ पर प्रधानता, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का क्रमशः उत्पन्न करना। जैसे पहले आप पढ़े थे बाल बोध ज्योतिष सार समुच्चय, उसमें इष्टकाल निकालने के विधान बता दिया था, जन्मपत्र विधान भी बता दिया था, है कि नहीं। और अब लेकिन उतने से काम चलता नहीं है, क्रमशः समझना होगा एक कुंडली बनाने के लिए आरंभ में कहाँ से करना है। कुछ चीज़ें तो आप यहाँ आजकल के पंचांगों में छपा हुआ मिल जाता है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, मिल जाता है, लेकिन आप ये देखना चाहिए वह पंचांग किस अक्षांश और किस रेखांश को लेकर के बनाया हुआ है। आपके जन्म स्थानीय अक्षांश और रेखांश अलग हो सकता है, वो अंतर क्या है, वो जोड़ना है कुछ या घटाना है कुछ, उसको हमेशा पंचांग के अंत में छाप देते हैं। ग्रहों के नाम माने शहरों के नाम देते हैं, गाँव के नाम देते हैं, इतना माइनस करो इतना प्लस करो, धन या ऋण करने का विधान है। आप अपने इस पंचांग में आप देख सकते हैं
शहरों के नाम के साथ देते देश के विदेश के विशेष उत्तराखंड से प्रारंभ करते हैं। ये पृष्ठ संख्या 108 में, पृष्ठ संख्या 108 में है। कुमायूं में भी अल्मोड़ा के विभिन्न गांवों का नाम दिया, बागेश्वर के विभिन्न नाम, पिथौरागढ़ के, ऐसे करके वहाँ अक्षांश का नंबर दिया है, रेखांश का नंबर दिया है। स्टैंडर्ड टाइम जो आप ये घड़ियों से लिखते हैं, जन्म का टाइम, बच्चा कितना जब पहले अस्पताल में पूछो वो क्या बोलेगा, गणित करके थोड़ी बोलेगा, वो तो जो घड़ी में वो बोलेगा। घड़ी में जो उसका नाम स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। क्षेत्रीय जो पूरे भारत देश का, क्षेत्र का, देश का एक सीमित नियमित नियम बना लिया आपने, ये हमारा गणित का आधार रहेगा। कोई बनारस का मानते, को उज्जैन का मानते, जो अक्षांश रेखांश, उसके आधार पर पूरे गणित होता है। लेकिन वहाँ गणित वो हमारे जन्म स्थान तो बनारस हुआ नहीं, या उस लाइन में जो शहर गांव वगैरह वहाँ तो हुआ नहीं। मान लो इधर हो गए टिहरी में, तब क्या होगा? तब यहाँ जो शहर के अंतर दिया, देखो दृष्टांत के लिए पहला नंबर में अल्मोड़ा आया है, वहाँ दिखा है -11:20, मैंने 11 मिनट 20 सेकेंड आपके जो घड़ी से प्राप्त समय है उसको घटाना, तो क्षेत्रीय जन्म का समय आ जाता है, जन्म स्थान का। पर देश का था जो घड़ी का टाइम, उसमें से स्थानीय टाइम निकालने के लिए, स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए आपने 11 मिनट 20 सेकेंड घटाना है, माइनस में ऋण करो। और कहीं आपको देखिए प्लस चिन्ह वाले भी मिलेंगे, इधर सब माइनस किए हैं, प्लस वाले हम पूरब की ओर जाएं तो वहाँ मिलेगा। जैसे देखिए पृष्ठ संख्या 111 में उत्तर प्रदेश का पदरौना नाम के एक गांव का नाम दे रहा है। वह जिस अक्षांश रेखांश में है वह केंद्रीय अक्षांश रेखांश अपेक्षा से 5 मिनट 56 सेकेंड जोड़ना है, धन करना है। कहीं घटाना होता है, कहीं जोड़ना होता है। वो अगर रेखा के जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय जो रेखा माना गया है, ध्रुव रेखा जो माना गया है, वहाँ से पूरब की ओर तो पश्चिम की ओर तो, पश्चिम की ओर होते जाएंगे, माइनस करते जाइए, पूरब की होते जाएं, जोड़ते जाएं। ये व्यवस्था दिखा रही है। इस जहाँ जैसा है उसके अनुसार आपको ग्रहण करना है। ये तो गणित इन्होंने बना के दे दिया है, तो आप जान लिए हैं इतना में जोड़ना, इतना में घटाना है। ऋषिकेश में पैदा हुआ, वहाँ देख लेना ऋषिकेश शहर के सामने में लिखा रहता है कितना बढ़ाना घटाना क्या लिखा है, उतना बढ़ाए घटाइए। तो स्थानीय जन्म समय हुआ, अभी इष्टकाल नहीं, अभी शुद्ध नहीं हुआ अभी हो। देश का केंद्रीय जो अक्षांश रेखांश के मुताबिक जो समय था, जो घड़ियों से उपलब्ध हुआ है, उसकी अपेक्षा से स्थानीय जन्म समय निकलता है। उससे आगे असली गणित शुरू होती है। पहले वो बना लेना उसके आधार पर। अथवा मान लो पंचांग नहीं, कुछ नहीं है, आप इन श्लोकों को रटे रहिएगा, इसके आधार पर आप गणित करना शुरू कर दीजिए। पहला आता है, देखिए पहले एक सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं, बिना ग्रह स्पष्ट के गणित बनाए कोई फलादेश करता है वह बिल्कुल गलत होता है। इसलिए हमेशा ग्रह स्पष्ट निकाल लेना जरूरी है। यद्यपि आजकल एक कंप्यूटर बाबा आए हुए हैं और उनमें डालिएगा जन्म तारीख, जन्म समय, स्टैंडर्ड टाइम डाल देंगे, जो भी घड़ी का समय, स्थान डाल दीजिएगा और फटाफट गणित करके सब ग्रह स्पष्ट सारी गणित इकट्ठा दे देता है, छपे छपाए मिल जाते हैं। इसलिए आजकल लोगों की बुद्धि भी गणित में काम करती नहीं, ठीक रहता है। गणित में गड़बड़ नहीं करता कंप्यूटर, उतना तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग है जो क्यों गणित में क्या चार ही चीज़ तो है, कहीं जोड़िएगा, कहीं घटाइएगा, कहीं गुणा कीजिएगा, कहीं भाग कीजिएगा, इसके अलावा है क्या? उतने की प्रोग्रामिंग आसान है, उसका कार्यक्रम बना रखे वो, उसके अनुसार जो वो गणित कर देता है। गणित में कहीं लगभग नहीं मिलता है गलतियाँ, इन फलादेश में गलती होता है कि बलाबल का निर्णय कौन करेगा, वो तो बुद्धि से भी बलाबल निर्णय नहीं हो सकती, ये अंत प्रेरणा की शक्ति से ही
तय होता है। इस अंत प्रेरणा शक्ति को जागृत करने के लिए उपासना की जरूरत है। उसके बिना कोई भी ज्योतिषी आजकल जितने भी हैं सब या तो बौद्धिक स्तर से बोल रहे हैं या मानसिक स्तर से बोलते हैं, इसलिए विफल है। यही बात करे, देखो, स्पष्टैर्ग्रहैर्विना किंचित निगदन्ति कुबुद्धयः अंतर्दशादशादीनां फलं यान्त्युपहास्यताम्। स्पष्टैर्ग्रहैर्विना, स्पष्ट ग्रह का गणित करके षड्वर्ग आदि को लिख करके बलाबल को तय किए बिना जो कोई भी कुबुद्धया, केवल पैसे कमाने की बुद्धि वाले जो पंडित, किंचित निगदंती, दशाओं का फल, अंतरदशा का फल, प्रत्यंतरदशा का फल, राशि फल आदि आदि फलों को जो कथन करते हैं, ते यान्ति उपहास्यता, उनका तो इस दुनिया में उपहास ही होता है, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। अब हरिद्वार में जाएंगे, जो थाना है, मुख्य थाना, जो हर की पेटी कर जाते हैं उसके कोतवाली बोलते हैं। उसे थोड़े आगे जाने के बाद बाएं तरफ दो दुकान है। एक लिखा है हाई कोर्ट ऑफ ज्योतिष, अगले ने लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्योतिष। दो दुकान अभी भी है। वो बुढ़े चिंदे है नहीं, पता नहीं, हो सकता है उनके बेटे बदल दिया बोर्ड ले, पहले था ऐसे, अभी भी हो सकता है। तो हमने देखते हैं हाई कोर्ट का वर्डिक्ट और सुप्रीम वर्डिक्ट में क्या फ़र्क होता है। एक भक्त तो पकड़ा मैंने, चलो पैसा मैं ही दूंगा, तो चलो देख लो वहाँ क्या बोलते हैं। कुंडली उंडली लेके गया और हाई कोर्ट में पहले गया, पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ता है ना, सुप्रीम कोर्ट में बाद में जाना पड़ता है। तो हाई कोर्ट में पहले गया और उसे पूछा, देखिए साहब हमारी स्थिति अब बहुत परेशान हो, क्या करो। उसने पलट दी पन्ने पुन्ने, इधर उधर पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा भगवान जाने। अरे तुम बकवास कर रहा है, तुम्हारे सब ग्रह बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ऐसे खूब बोल दिया उसने। वो बाहर आ गया, मैंने कहा चलो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। वो भी देखा, हाँ ठीक कहते हो तुम, तुम्हारा बहुत बुरा हालत है। अब उसने कहा बहुत बढ़िया हालत है, बहुत बुरा हालत है। हो गया ना ऑपोजिट, एक दूसरे को विरोधी निर्णय दे रहे हैं। उसके बाद मैं गया उसी को लेकर के, मैंने कहा देखिए सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा इनका बहुत समय खराब है, हाई कोर्ट वाले को बोला। और सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके हाई कोर्ट वाले बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है, अब आप दोनों आइए थोड़ा एक ही जगह बैठिए। वो इस दुकान में आने को तैयार नहीं, उस दुकान में जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा चलो दोनों बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, दक्षिणा देंगे अलग से, आ जाओ। तो दोनों बाहर आ गए। अब यही तय करो, सड़क में लड़ो दोनों। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत है, कहते हाई कोर्ट गलत, दोनों। मैंने कहा दोनों ही गलत है। आप लोग किस आधार पर बोल दे रहे हैं? आपने बलाबल के आधार पर क्या तय किया, मुझे थोड़ा समझाइए। वो समझ के लगता है ज्योतिष पढ़ा लिखा है। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप घबराइए मत, मैं कुछ जानता हूँ, इतना ही है। मैं कुछ जानता हूँ ज्योतिष को, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्योतिष। मुझे पुस्तकों का नाम भी पूरा पता नहीं, कितने पुस्तक है इसलिए। और आप तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम तो भाई लोअर कोर्ट के बराबर भी नहीं है। अब घबराते क्यों है? फिर वो समझ गए, दोनों माफी मांग लिया और अपने अपने दुकान में घुस गए। इसलिए बुद्धि के स्तर से विचार करके कहेंगे वो जरूर गलत होता है। और ये अहंकार है, तो वहां तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपने अहंकार को स्पष्ट कर दिया, मेरे बराबर कोई नहीं ज्योतिषी, हम तो हाई कोर्ट है, बाकी सब लोअर कोर्ट है। ऐसा बाकी ज्योतिषी लोअर कोर्ट कहना हुआ ना, अहंकार में तो रही क्या। इसलिए ये सब अहंकार पूर्वक होता नहीं। ये सब विद्याएं, विद्या ददाति विनय वाली बात है, जिनमें ज्योतिर्विद्या ब्रह्म विद्या कोई विद्या घुस जाती है वह विनय भाव होता है, यह अहंकार नहीं होता है।
इसे कहते देखो वो उपहास को प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपका कर्तव्य है ग्रहों के स्पष्ट गणित कर लेना चाहिए, स्पष्ट ग्रह गणित कर लेना। उसके लिए क्रमशः आरंभ करते हैं। सबसे पहला निर्णय लेना है जिस सन में वह बच्चा पैदा हुआ है उस समय तक कलयुग कितना बीत गया है, गत कली का गणना। सबसे पहला है गत कली का साधन करना। वेदाति शून्य रामांकैर युते विक्रम वत्सरे भवेदयन वल्लीसा तस्या गत कलिस्तथा। वेद मने 4, अवधि मने 4, शून्य मने शून्य, राम मने 3, मने 3044। 4 4 0 3 विपरीत क्रम से लिखा जाता ना, 3044 अंग्रेजी के हिसाब से। इसको क्या करना, जो विक्रम संवत होगा उसमें आप जोड़ दीजिएगा। जो विक्रम संवत है उसमें 3044 जोड़िए। मैंने विक्रमादित्य जब राजा हुए थे उस समय 3044 साल बीत चुका था कलयुग से। 3044 और राजा विक्रमादित्य का संवत जो आरंभ हुआ है वहां से आज तक के संवत कितना बीता, कुल मिला दोगे कलयुग का पूर्ण बीते हुए समय निश्चय हो जाता है। जैसे वर्तमान संवत आपका है 2079 है ना, वर्तमान संवत क्या है 2079, 2079। उसमें 3044 3044 को जोड़िएगा 5123 होता है। मैंने आज के इस संवत के मुताबिक 5123 कलयुग के वर्ष 4,32,000 में से बीत चुका है। गत कली का संख्या प्राप्त हुआ। भवेद अयनवल्ली सा, इसको अयनवल्ली नाम से भी कहा जाता है अथवा गत कली नाम से भी कहा जाता है। तस्या गत कलिस्तथा। इसके बाद गत कली निकालने के बाद सबसे पहले पलभा और चरखंड का साधन करना। पहले पंचांगों में पलभा सारणी भी छपा हुआ रहता था। आज के लिए पंचांग में मैंने देखा पलभा सारणी छपाया ही नहीं। पलभा सारणी छपना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना जैसे आप बैठे ऋषिकेश की क्या पलभा है ये कैसे तय कर पाओगे? प्रक्रिया तो है और ये तैयार मिल जाता है तो गणित आसान हो जाता है। इतना ही है, प्रक्रिया बता रहे देखिए। मेषादिगे सायन भाग सूर्य दिनार्धजा भा पलभा भवेत्सा त्रिष्टा हतास्यूर दशभिर्भुजंगैर दिग्भिश्च चरार्धा निगुणोद्धृतान्त्या। दिग्भिश्चरार्धानि गुणोद्धृतान्त्या। मेषादिगे सायन भाग सूर्य। सायन सूर्य जब मेष राशि से आरंभ करके जिस बिंदु तक रहता है, राशि के आदि बिंदु मेष आदि राशियों के ऊपर विराजमान रहता है, उस दिन का नाम होता है विषुव दिन। उसके मध्याह्न काल में एक पहले जमाने में पलभा का गणित के लिए शंकु यंत्र होता था। एक यंत्र का नाम था शंकु यंत्र, उसी से पलभा की गणित की जाती थी। अलग अलग यंत्र है, घटी यंत्र, शंकु यंत्र और ऋषभ यंत्र, पंच यंत्र है, उसका नाम वेद यंत्र। अजमेर में जो लगा हुआ है उसी का प्रतीक बनाया जंतर मंतर में, दिल्ली में वेद यंत्र बोलते हैं। पंच प्रकार के यंत्र का प्रयोग होता था ज्योतिष गणित के लिए। उनमें से एक का नाम शंकु यंत्र है। उस शंकु यंत्र की छाया के स्थान पर अंगुली आदि को रखने से जो आता था गणित उसका नाम पलभा कहा जाता था। दिनार्धजा भा पलभा भवेत्सा। दिनार्धजा, दिन माने 24 घंटा, उसके आधा होता है 12 घंटा। 12 अंगुल शंकु की छाया लेना। शंकु की जो छाया बनती है, शंकु किसको कहते हैं जानते हैं?
शंकु कहते हैं कील को। पटवी से शंकुन, वेद में उपनिषद में कील को। पहले जमाने में क्या करते थे, लोहे का अपने हाथ के मुताबिक जो आपकी अनामिका से लेकर के सीधे नीचे तक लेंगे, यहाँ तक मणिबंध तक, ये जितनी लंबा है उससे 3 अंगुल और ज़्यादा लेंगे, उतने लंबा कील बनाएंगे। वो 3 अंगुल वो कहीं गाड़ दो, ऊपर दीवार में गाड़ दीजिए, गाड़ के छोड़ दिया। अब सूर्य उदय से लेकर के अस्त को जाता है, तब क्या होता है, उस कील का आपकी छाया दिखाई देगी, वो शंकु का छाया, कील की छाया। वो कितना अंगुल है, सूर्योदय जब हुआ कितना अंगुल था, बीच में आते आते 0 अंगुल हो जाएगा, फिर नीचे जाते जाते अंगुल बढ़ते जाता है। जैसे मध्याह्न काल में 0 रहेगा, आप स्वयं ही खड़े हो जाइएगा, दोपहर 12 बजे आपकी छाया कहाँ रहती है, अपने पैरों में, न इधर न उधर। जैसे सूर्य ढलते जाता है आपके दाहिने की ओर जाएगा, जब उदय हो रहा है तो बाएं की ओर छाया बढ़ती जाती है। तो उदय काल में सबसे अधिक रहेगी छाया, और घटते घटते मध्याह्न में 0 होता है, और सूर्यास्त काल में भी सबसे अधिक रहेगी छाया। और अंगुलों से गिनते थे वो कितने अंगुल छाया है, उसी के आधार पर पल भाग का गणित होता था। अभी कहाँ से शुरू करना है, सायन सूर्य किस राशि में है उसको देखिएगा, कि सूर्य 12 राशियों में चलता है, हर राशि में और शंकु का जो छाया है वो बदलता है। क्यों, वो दक्षिणायन होता है, अब कभी उत्तरायण होता है, 6 महीना ऐसा 6 महीने वैसे, उसी अनुसार छाया में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आजकल के ग्रीष्म ऋतु हुआ, इनके मासों में, वर्षा ऋतु के मासों में की अपेक्षा से ग्रीष्म ऋतु के मासों में छाया लंबी होती है, वर्षा ऋतु में कम होता है, और आगे शरद ऋतु में और कम रहेगा। इसे ऋतुओं के आधार पर, उत्तरायण दक्षिणायन के आधार पर उसकी छाया में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ने कहा, सायन सूर्य को ध्यान दो, पहले कौन सी राशि का सूर्य है, उसके अनुसार जो गणित में निर्णय दिया ऋषियों ने, कितने अंगुल रहने पर क्या पलभा मानना है उस स्थान का। इस प्रकार से आपको देश भर के हर एक शहर का जानना है, तो हर एक शहर में एक कील गाड़ने पड़ेंगे, एक एक मकान में। उसकी अपेक्षा ने क्या कर दिया, तय कर ले, एक शहर ले लिया, बनारस ले लिया, या उज्जैन ले लिया, या अजमेर ले लिया, 3 पर आधारित तो सारे पंचांग होते हैं। अजमेर में है जंतर मंतर, वेद यंत्र है, उसके आधार पर बनता है, या बनारस में है या उज्जैन में है। नहीं, अजमेर जो पंचांग बनता है अजमेर की है, बनाया होगा प्रतीक तो कहीं भी बना लो, कितनी भी बना लो, लेकिन जो गणित करते हैं यंत्र प्रयोग करके वो अजमेर में। जो 100 साल का पंचांग छपता है, शताब्दी पंचांग, वो भी अजमेर से निकलता है। अतः उनका कहना है, मेषादिगे सायन भाग सूर्य, मेषादि राशियों से आरंभ करके सायन भाग में जो सूर्य है, वहां से दिनार्धजा मध्याह्न काल में या भा सा पल भा भवे, और जितनी छाया अंगुल बनती है उसी के हिसाब से उसके पल भाग का गणित हो जाता है। उसको फिर क्या करना, 3 भाग में रख दो, त्रिष्ठा हता, नीचे दृष्टांत से स्पष्ट होएगा, त्रिष्ठा हता स्युर। फिर उसको पहले भाग को 10 से गुणा कीजिए, दूसरे को 8 से, तीसरे को पुनः 10 से, 10 भी भुजंगैर दिग्भिश्च, 10 भी तो 10 संख्या ही है, भुजंग का अर्थ 8 है, दिक से भी 10 दिक, 10 8 10 से गुणा करना। गुणा करने के बाद क्या करना है, चरार्धानी गुणोधृतांत्या, अंतिम में जो आया हुआ है 57 से दृष्टांत में मिलेगा, उसको फिर क्या करना, भाग देना है 3 से।
पर लब्धि जो अंक आएगी उसके तृतीय चरखंड हुआ, अर्थात काशी के जो उस समय के जन्म के आधार पर तय कर लेंगे किस चरखंड में आया। इस तरह पलभा और चर इन दोनों की गणित बता दिया श्लोक में। अब दृष्टांत से समझिएगा। दृष्टांत है, उदाहरण है, ले रहे काशी की। इन्होंने पलभा तो दे दिया गणित पहले से, बताया ना मैंने, पलभा के चार्ट होते थे, वो इन्होंने दे दिया। 5:45 है काशी का, काशी की पलभा 5:45। वो शंकु गाड़ा नहीं, हम लोगों ने काशी जाकर गाड़ते और देखते वो किस सन का ले रहे हैं, उस समय में कहाँ से कितना लंबा हुआ, अंगुल से नापो। मैंने 15 अंगुल था, 35 उसका परांगुल था। 5:45, 5 अंगुल 45 परांगुल कहा जाता है। और उस 5:45 को 3 बार अलग अलग जगह लिख दो। 5:45, 5:45, 5:45। पहले 5 से 10 गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 50, 450। और 450 को फिर 60 में गुणा कर देंगे तो बचेगा उधर 30 और 7 इधर आ जाएगा, 57, 30 हो गया। और 5:45 पर 8 से गुणा कीजिए, 40, 360 हुआ। 360 को 60 में गुणाया तो 6 हुआ, 46 घड़ी हो गया। फिर 5:45 से 10 से पुनः गुणा किया, 50, 450 है, उसको 60 से गुणा कर दिया, 4 से 6 हो गया तो 47, 57, 30 बन गया। अब 3 को ध्यान में रखना, 57, 30, 46, 57, 30। उसमें से अब आइए तृतीय जो गुणनफल है, तीसरा वाला लंत व अंत्य जो गुणनफल क्या था, 57, 30 को 3 से भाग दे दो। 57, 30 को 3 से भाग देने पर लब्धि बनता है 19:10। 19:10 वह तृतीय चरखंड हुआ, अर्थात काशी का चरखंड 57, 46, 19 हो जाएगा। 57, 46 तो था ही ना, 57, 30 था, 57, 30 था। उसमें चरखंड आपने जोड़ा 19:10, तो लब्धांक है 19:10। 3 से भाग करेंगे तो 19:10 बचता है। 57, 30 को 3 में भाग करो, कितना बना, ठीक आ रहा है, 19:10। अब वो चरखंडों का जो चक्र बना हुआ रहता है पंचांग में, उसमें जाके देखेंगे वो तृतीय चरखंड में आ जाता है। अर्थात काशी का इसलिए चरखंड बना 57, 46, 19 लिखा जाएगा और 10 छोड़ दिया अंत वाला, 19 जोड़ दिया। ये ना, क्योंकि आपने 3 भाग किए थे, कैसे बन रहा है वो ध्यान दीजिएगा। जब पहली बार आपने लिखा था कितना, तो 5:45 को आपने 10 से गुणा की, दूसरा 8 से, फिर 10 से। जब आप 10 से किया तो कितना हुआ था, 50, नहीं, वो अंतिम वाला ले लो सीधे, 57, 30 था, ठीक। ये था 46, ये था 57, 30। उसको आपने 3 में भाग कर दिया तो जवाब क्या आया, 19:10, है कि नहीं। अब 57, 46, 19 ये काशी का चरखंड हो गया। 57, 46, 19, 10। इसकी 57 ले लिया है, 30 को त्याग देंगे, 46 पूर्णांक चला लिया, 20 कुछ और होता उसको छोड़ देते और 19 उसको जोड़ दिया जाता। ये चरखंड हो गया। और पलभा कितना था, वो छपी के आधार पर उन्होंने बोल दिया 5:45, ये आपका काशी की पलभा थी। तो गतकली उस जिस संवत के गणित कर रहे हैं, किस संवत के गणित कर रहे थे, ये 2037 का। इन्होंने जो दृष्टांत दिया पुस्तक में सर्वत्र 2037 लिया है, उसमें
3044 हो गया। 7 4 11 8 0 5 5081 ये कली वर्ष हो गया, गत कली। तो 5081 वर्ष बीता है। उसके बाद जिस सूर्य सायन सूर्य को लेकर के काशी में बच्चे के जन्म के अनुसार गणित आप कर रहे हैं, उस सायन सूर्य के 57 घड़ी 46 पल 19वीं पल 10 विकला बीत चुका है। इतने वर्ष इतने समय बीत चुका है। ये उसके जन्म के समय तक के पल भर चरखंड का गणित हुआ। और अब आगे बढ़ेंगे भुजकोटि का साधन। यह भी 4 प्रकार से माना जाता है, 4 भाग करके गणना करना होता है। त्रियूनम भुजः स्यात्र्यधिकेन हीनम भारधंच भारदादधिकं विभार्धम नवाधिकेनोनित कर्म भंच भवेच्च कोटिस्त्रिगृहं भुजोनम। ग्रहादिकों के राश्यादि मान यदि त्रियूनम 3 से कम है, क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक ग्रह पूरे 12 राशियों में घूमते हैं, है कि नहीं। मेष से मिथुन तक रहेगा तो क्या कहेंगे, 3 और 3 के अंतर्गत है वो। सूर्य है, मान लीजिए सूर्य ग्रह है, वह 3 के अंदर है, 4 से 6 के बीच में है, 7 से 9 और 10 से 12, 3 राशियों को में प्रत्येक ग्रह का रहने का लेकर के प्रत्येक ग्रह के 4 भाग में भुज साधन होता है। क्या है ये, कैसा करते देखिए। ग्रहादिकों के राशियादि मान यदि 3 राशि के अंतर्गत है, स्याल्फ हो, तो जितना वह दिया गया है उसी को भुजा समझो। जैसे आपके पंचांग में प्रत्येक ग्रह का ग्रह स्पष्ट दिया रहता है, प्रत्येक तारीख तिथि के आधार पर। पहले भी दिखाया था मैंने। कोई भी प्रश्न ले लो, जैसे वर्तमान में आपका कौन सा है, भाद्रपद मास कृष्ण शुक्ल पक्ष है ना। अब इसमें वर्तमान है त्रयोदशी। उस त्रयोदशी की तिथि पे पेज पृष्ठ संख्या 63 में। अब यह देखिए स्पष्ट रवि पहले में है, उसमें 13 ऊपर जो है त्रयोदशी के नीचे क्या लिखा है, 4 21 11 55 है ना। 4 21 11 55, 4 मने तात्पर्य उसका है सिंह राशि। 4 महीने कर्क नहीं समझना, सिंह राशि। 5 हो गया ना, 3 से ऊपर हो गया, ये द्वितीय भुज कोटि में आएगा। 1 से 3 है तो प्रथम भुज, जितनी संख्या वही ले लूंगा फिर, और जोड़ना घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं काम है। लेकिन 3 से ऊपर है, जैसे ये आपका 5वां राशि है। ये जो देते हैं ना 4 वगैरह संख्या, वो वास्तव में आप देखना चाहें अंतिम में देखो राहु को 63 में ही नीचे एकदम लास्ट जो 4 है राहु, स्पष्ट राहु लिखा है ना। उस आगे क्या है, 0 है या नहीं। त्रयोदशी का दिन 0 22 6 12 है ना, नीचे 0 22 6 12। गृहस्पति गणित में शून्य का अर्थ होता है मेष राशि। एक हमेशा बढ़ा के लेना पड़ता है। गणित ऐसे क्यों आता है ऐसे बताएंगे भी, कि जब 30 पूरा हो जाता है तो 12वीं राशि मीन राशि पूरा होने से वहाँ शून्य आ जाएगा गणित में। इसलिए हम मेष राशि को शून्य से आरंभ करते हैं। अच्छा, शून्य का मतलब 1 का मतलब 2, 4 का मतलब क्या हो गया 5। ये जो आज त्रयोदशी का दिन सूर्य जो है सिंह राशि में है, अतएव दूसरे प्रकार के भुज कोटि में आ गया।
मेष, वृषभ, मिथुन 1 2 3 मैंने 0 1 2 वहाँ यदि मिलता तो समझना चाहिए वो आपका प्रथम भुज कोटि में है। और कर्क, सिंह, कन्या इन राशियों में यदि ग्रह है तो द्वितीय भुज कोटि। 4 प्रकार इस प्रकार से 3 राशियों के आधार पर 4 प्रकार के गणित बता रहे हैं। पहले में वाले भुज में कुछ भी करना नहीं, आपने जो इस पंचांग में छपा रहता है ग्रह स्पष्ट उसको वैसे के वैसे ले लीजिए। पहले वो है कि सूर्योदय का जन्म के समय तक का नहीं है, वो उसको नकल नहीं करना, उसको क्या लिख लो एक तरफ। ये जो है पंचांग अनुसार है ना ग्रह स्पष्ट है। अब बच्चे के समय में इजात त्रयोदशी का दिन सवेरे 9 बजे बच्चा पैदा हुआ है, ग्रह स्पष्ट वो नहीं रहेगा ना, वो तो सूर्योदय के समय 6 बजे का है। 9 बजे सूर्य आगे बढ़ चुका है, कितना अंश बढ़ा या कितना कला विकला बढ़ा है वो गणित करके आपको जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो जन्मकालीन ग्रह स्पष्ट निकालना वो आगे वर्णन ना करेंगे, आगे भुज वर्णन मात्र करने जा रहे हैं। त्रियूनम भुजा स्यात् त्रिदिके नहीनम, त्रिदिक से हीन है, 3 से नीचे है तो भुजा स्यात् जो वहां दिया गया उसी को ले लीजिएगा। और भारदंच भारदात अधिकम विभार्धम, और 3 से अधिक और 6 राशि के भीतर यदि है तो शेष भुज माननी चाहिए। 3 राशि अधिक होती है तो 6 राशि से उसको घटा दो, जो भी अंक दिया गया है 6 0 0 0 लिख दो। और उसके नीचे जो भी जैसा भी क्या आया था आपका 4 को चैतन्य सूर्य, सूर्य क्या था 4 से 6 तक के राशियों में भी है, सूर्य का दृष्टांत आप ले रहे हैं। ठीक, त्रयोदशी का दिन सुबह प्रातः काल में कितना था 4 11 55, अब ऊपर लिख दीजिएगा 6 0 0 0। अब उसको घटा दीजिए, अभी आ जाएगा भुज। तो क्या होगा 0 का मतलब 7, 7 में 55 गया तो 5, यहाँ 60 थी ये 59 हो जाएगा, 59 में 11 हो गया तो 48। 6 से घटा देने पर जो शेष है उसका नाम द्वितीय भुज हो गया। 4 से 6 के राशियों का भुज के गणित है। शेष आगे देखेंगे।